नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। भारत के पड़ोसी दो बौद्ध देशों में युद्ध शुरू हो गया है। हम बात कर रहे हैं कंबोडिया थाईलैंड में भड़के युद्ध की, जिसके चलते दुनिया भर के देशों में चिंता देखी जा रही है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दखल भी मामले को सुलझा नहीं पाया है। वहीं भारत की थाईलैंड और कंबोडिया से रिश्तों को लेकर एक अलग ही बनावट दिखती है, जिसे युद्ध ने चिंता में डाल दिया है। इससे पहले गुरुवार को यानी 24 जुलाई 2025 को सीमा पर भारी झड़पों के बाद थाईलैंड ने F-16 जेट से कंबोडिया पर हमला किया। थाईलैंड ने आरोप लगाया था कि कंबोडिया की बिछाई गई बारूदी सुरंगों के कारण उसके 9 नागरिक मारे गए हैं, जबकि 14 सैनिक घायल हुए हैं। थाईलैंड ने इसके लिए सीधे तौर पर कंबोडिया को दोषी ठहराया। हालांकि कंबोडिया ने इन आरोपों से इनकार किया है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कंबोडिया में सैनिकों ने उनके मिलिट्री बेस पर गुरुवार को सुबह हैवी आर्टिलरी फायरिंग की और अस्पताल सहित उसके सिविलियन एरिया को निशाना बनाया। थाईलैंड ने कहा कि अगर कंबोडिया अपने हमले और थाईलैंड की संप्रभुता का उल्लंघन पर अड़ा रहा तो रॉयल थाई सरकार अपनी आत्मरक्षा के उपायों को तेज करने के लिए तैयार है। थाईलैंड आर्मी की डिप्टी स्पोक्सपर्सन रिचा ने बताया कि उन्होंने प्लान के मुताबिक मिलिट्री टारगेट्स के खिलाफ हवाई हमले का इस्तेमाल किया। कंबोडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि थाईलैंड के विमानों ने बम गिराए और हम कंबोडिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध थाईलैंड की लापरवाह और क्रूर सैन्य आक्रमण की निंदा करते हैं। मीडिया रिपोर्टों की माने तो ये सीधे तौर पर तात्कालिक युद्ध का कारण है, क्योंकि सीधे सैन्य टकराव को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, जिसके कारण थाईलैंड कंबोडिया के बीच चल रहा तनाव अब सीमित युद्ध की बजाय बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। बारूदी सुरंगों की घटना और उसके बाद तनाव के चलते थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। वहीं कंबोडिया ने भी जवाब में थाईलैंड से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। दोनों देशों के बीच कुछ सीमा क्रॉसिंग भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे व्यापार और लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के सीमावर्ती सुरिन राज्य के लोगों ने कंक्रीट से बने आश्रय स्थलों में पनाह ली है। इन शेल्टरों को आसपास रेत की बोरियां और कार के टायर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कंबोडिया और थाईलैंड दोनों 817 किलोमीटर की साझा बॉर्डर शेयर करते हैं। 100 सालों से भी अधिक समय से कई अनमार्क्ड पॉइंट्स हैं, जिनके ऊपर और जिनके कंट्रोल को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद बना हुआ है। 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत में जब कंबोडिया फ्रांसीसी उपनिवेश था, तब फ्रांस और श्याम, थाईलैंड का पहले यह पूर्व नाम था, के बीच सीमाओं का सीमांकन किया गया। 1907 में एक मानचित्र बनाया गया जो जल निकासी रेखा के आधार पर सीमा तय करने के लिए था, लेकिन इस मानचित्र में प्रिय विहार मंदिर, जो शिव मंदिर माना जाता है, कंबोडिया क्षेत्र में दिखाया गया, जबकि प्राकृतिक स्थलाकृति के अनुसार यह थाईलैंड की तरफ लगता था। थाईलैंड ने इस मानचित्र को बाद में विवादित बताया। 2008 में कंबोडिया ने प्रिय शिव विहार मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित करने के लिए आवेदन किया। थाईलैंड ने इसका पुरजोर विरोध किया। थाईलैंड का मानना था कि इस आवेदन में मंदिर के आसपास की भूमि भी शामिल है, जिसे थाईलैंड अपनी जमीन मानता है। मंदिर को यूनेस्को का दर्जा मिलने के बाद दोनों देशों में सैन्य झड़पें हुई, जो 2011 में अपने चरम पर पहुंच गई थी। प्रिय विहार मंदिर 11वीं शताब्दी का प्राचीन हिंदू शिव मंदिर है, जो डांगरेक पहाड़ों पर स्थित है। यह दोनों देशों के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। 1962 का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया कि इस मामले में कंबोडिया का पक्ष बनता है। कंबोडिया ने 1959 में इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गई थी। 1962 में आईसीजे ने फैसला सुनाया कि मंदिर कंबोडिया का है, और यह तर्क देते हुए थाईलैंड ने दशकों तक यानी 1907 के मानचित्र को स्वीकार किया था और उस पर आपत्ति नहीं जताई थी।
हालांकि मंदिर का स्वामित्व कंबोडिया को दे दिया गया था, थाईलैंड ने हमेशा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों पर अपना दावा बनाए रखा। उनका कहना है कि 1962 का फैसला केवल मंदिर की संरचना के बारे में था, न कि पूरे क्षेत्र के बारे में। ताजा हालात उस समय बिगड़ने लगे जब बॉर्डर पर कंबोडिया के बिछाए गए बारूदी सुरंग से थाईलैंड के 9 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 2 सैनिकों को अपने अंगों से हाथ धोना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पहले थाईलैंड ने कंबोडिया पर आरोप लगाया था कि उसने विवाद वाले इलाके में लैंड माइंस बिछाई हुई है, जिससे एक हफ्ते के भीतर दूसरे थाई सैनिक ने अपने अंग खो दिए। थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया से टकराव में उसके 9 नागरिक मारे जा चुके हैं। कंबोडिया का कहना है कि जिन लैंडमाइंस की बात थाईलैंड कर रहा है वह दशकों पहले सिविल वॉर के समय की है। हालांकि थाईलैंड का मानना है कि सीमावर्ती एरिया में ये लैंडमाइंस हाल में ही बिछाए गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया अपनी 817 किलोमीटर लंबी बॉर्डर को साझा करते हैं। 100 साल से भी अधिक समय से दोनों देश अपनी सीमा पर अनमार्क पॉइंट को लेकर और उसके कंट्रोल को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। इस वजह से कई वर्षों से लगातार झड़पें जारी हैं। इन झड़पों में कम से कम दर्जनों की मौत हो चुकी है। इसमें साल 2011 में एक हफ्ते तक चली आर्टिलरी फायरिंग भी शामिल है। इस साल मई में विवाद तब फिर से बढ़ गया जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच फायरिंग हुई और कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई। इस वजह से राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया। अगर दोनों देशों के बीच होता है तो भारत की स्थिति क्या होगी, यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारत के कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही देशों से महत्वपूर्ण राजनयिक संबंध हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से थाईलैंड के साथ भारत के संबंध अधिक व्यापक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, विशेषकर आर्थिक और क्षेत्रीय रणनीति की दृष्टिकोण से। वहीं कंबोडिया के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद गहरे हैं। भारत ने उसकी संप्रभुता और पुनर्निर्माण में अपनी अनूठी भूमिका निभाई है। दोनों देशों के साथ संबंध में भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके महत्व और आयाम अलग अलग हैं। थाईलैंड की बात करें तो रणनीतिक और आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण भागीदार है, विशेषकर भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में व्यापारिक मात्रा बहुत अधिक है और रक्षा सहयोग भी व्यापक है। जबकि कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक सहयोग भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। भारत ने कंबोडिया के पुनर्निर्माण और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सांस्कृतिक संबंधों की जड़ें भी बेहद गहरी हैं। हाल में ही रक्षा सहयोग में भी वृद्धि हुई है। थाईलैंड भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। थाईलैंड आसियान का एक प्रमुख सदस्य है और भारत के लिए आसियान के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। भारत और थाईलैंड दोनों बिम्स्टेक और मेकांग गंगा सहयोग जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग करते रहे हैं। थाईलैंड भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है और आसियान की बात की जाए तो उसमें 5वां सबसे बड़ा देश है। दोनों देशों के बीच लगातार द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता जा रहा है, जो 2024 में 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक रहा। भारत और थाईलैंड के बीच नियमित रक्षा संवाद, सेनाओं के बीच आदान प्रदान, उच्च स्तरीय दौरे, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं, जिनका बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति पर प्रभाव शामिल है। भारत और थाईलैंड अंडमान सागर में समुद्री सीमाएं साझा करते हैं। भारत और कंबोडिया के बीच संबंध बहुत प्राचीन है, जो हिंदू और बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक प्रभाव को गहराई से जोड़े हुए है। अंकोर वाट जैसे मंदिरों ने भारतीय वास्तुकला और दर्शन का स्पष्ट प्रभाव ओंकार वाट के मंदिर पर देखा जा सकता है। भारत दुनिया के पहले लोकतांत्रिक देशों में था जिसने कंबोडिया में नई सरकार को मान्यता दी और उसके पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत कंबोडिया की क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में सहायता करता रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने कंबोडिया के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाया है। आपको बता दें कि जो ताजा हालात है उसमें भारत के लिए
यह साफ हो चुका है कि भारत को किसी भी देश का पक्ष नहीं लेना है। भारत को दोनों ही देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखना है, चाहे वह युद्ध का ही समय क्यों ना हो। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, और जी.एस. सोढ़ी साहब, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोढ़ी साहब, पहला सवाल आप ही से, थाईलैंड और कंबोडिया के युद्ध के समय कौन सा देश भारी पड़ेगा, और क्या किसी एक देश के भारी पड़ने से भारत के दोनों से रिश्ते प्रभावित होंगे? जय हिंद डॉक्टर प्रसून जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। थाईलैंड की जो सैनिक शक्ति है वो कंबोडिया की सैनिक शक्ति से कहीं ज्यादा है। थाईलैंड के पास 3.25 लाख सैनिक हैं, जबकि कंबोडिया के पास 2.25 लाख सैनिक हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फर्क है वो थाईलैंड की वायुसेना और नौसेना में है। थाईलैंड के पास 20 लड़ाकू विमान है, कंबोडिया के पास एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। थाईलैंड के पास एक बहुत विशाल नौसेना है, कंबोडिया की नौसेना बहुत छोटी है। आसियान के 10 देशों में थाईलैंड का नंबर 3 आता है सैनिक शक्ति में, और कंबोडिया का नंबर आसियान देशों में 8वां नंबर आता है। जहां तक इस युद्ध की बात है, सोढ़ी साहब, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं इसको और भी थोड़ा सा विस्तृत करना चाहता हूं आपकी बात को, कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंकिंग में थाईलैंड को 2025 में 145 देशों में 25वें स्थान पर रखा गया था, जबकि कंबोडिया को 95वें स्थान पर रखा गया। यानी ये अंतर बहुत बड़ा है। जैसा आपने बताया कि थाईलैंड का रक्षा बजट भी अगर हम बताएं तो वो 5.5 बिलियन है, जबकि कंबोडिया का 1 बिलियन से कम है। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। तो जहां तक थाईलैंड की बात है, उसकी सैनिक शक्ति बहुत ज्यादा है बनस्पत कंबोडिया की जी। और अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, अब तक तो जो हुआ आज वो हम उसे कन्फ्लिक्ट के नाम दे सकते हैं या छोट-मोट लड़ाई दे सकते हैं, लेकिन अगर ये पूर्ण लड़ाई में तब्दील होती है तो डेफिनेटली पलड़ा थाईलैंड का भारी होगा। सोढ़ी साहब, एक बड़ी अपडेट है कि कंबोडिया ने भी कंफर्म कर दिया और थाईलैंड ने भी कर दिया है कि थाईलैंड अपने F-16 जहाजों से हमला कर रहा है। उसके 2 एयरबेस नष्ट कर दिए गए हैं। अब ये पूर्ण युद्ध मानना चाहिए, सीमित युद्ध मानना चाहिए, किस तरीके से देखते हैं सोढ़ी साहब? देखिए डॉक्टर प्रसून जी, जब तक किसी देश की थल सेना दूसरे देश में नहीं जाती है जनरली, तब तक हम पूर्ण युद्ध नहीं मानते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में मई में हुआ, हमारी सेनाओं ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, हमारी मिसाइलें एयरफोर्स ने अपने बॉर्डर में रहते हुए किया, इसलिए उसे हम इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के नाम से जाते हैं, उसे इंडिया पाकिस्तान वॉर के नाम से नहीं जानते हैं। तो सिमिलरली जब थाईलैंड की थल सेना कंबोडिया में घुसेगी या कंबोडिया की थल सेना थाईलैंड में घुसेगी, जनरली उस तौर पे हम उसे पूर्ण युद्ध कहते हैं। अब तक तो ये कन्फ्लिक्ट है कि वो एक दूसरे अपने साइड से सोढ़ी साहब, अब लेकिन युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो आपसे जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कौन से देश किस देश की तरफ रहेंगे। जी देखिए डॉक्टर प्रसून जी, जहां तक बात है भारत की, पहले भारत का हमेशा स्टैंड रहा है कि हम किसी भी देश के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देते हैं। ये आपसी देशों का अपना मसला होता है जो कि उन्हें अपने आप ही उसे सुलझाना चाहिए। तो भारत किसी भी पार्टी के साथ, चाहे थाईलैंड हो कंबोडिया हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी न्यूट्रल है, नॉन अलाइंड। और जैसे आपने ओपनिंग ग्राफिक्स में सही कहा कि भारत के दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। प्रसून जी, मैं यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात दर्शकों को बताना चाहूंगा। कंबोडिया में 93% बौद्ध धर्म के लोग हैं, वहां पे हिंदू सिर्फ 15,000 हैं। थाईलैंड में बौद्ध धर्म के लोग 92.5% है, वहां पे हिंदू सिर्फ 30,000 हैं। लेकिन ये जो लड़ाई हो रही है, ये हिंदू मंदिरों के ऊपर हो रही है, जो कि एक जगह एमरल्ड ट्रायंगल, जो कि उनका बॉर्डर है, इस एमरल्ड ट्रायंगल के उस पे लड़ाई हो रही है। लड़ाई मंदिरों के लिए नहीं है, लड़ाई है वो जमीन के टुकड़े के लिए। सोढ़ी साहब, हमने अपने रिपोर्ट में बकायदा विस्तार से बता दिया है कि ये मंदिर का तो थाईलैंड मानता है कि मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन कहता है जो सीमाओं का
सीमांकन हुआ था, यानी सीमाओं का जो बंटवारा हुआ था वह नदियों के पानी के जल स्रोत के आधार पर हुआ था। उसके हिसाब से वह जमीन मंदिर के अलावा सारी जमीन थाईलैंड की है। हालांकि इस पे विवाद है। अब सवाल यही उठता है कि दोनों देशों में, जैसा आपने भी बताया कि यह बहुत बहुल देश है, दोनों देश बहुत बहुल हैं, और उसमें एक ही वाद चलता है, थेरवाद, जिसको हीनयान की शाखा का माना जाता है कि प्रमुख और एकमात्र शाखा है थेरवाद। और 95% थाईलैंड में इसके अनुयायी हैं और 97% इसके अनुयायी कंबोडिया में हैं। तो आखिर इसका केवल मकसद शिव मंदिर के जमीनों के अगल बगल कब्जा जमाना है या कुछ और भी है? नेतार्थ समझना चाहता हूं सोडी साहब आपसे। डॉक्टर प्रसून जी, बेसिकली जो विवाद है वो जमीन के लिए है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। जो कंबोडिया कुछ और कहता है, थाईलैंड कुछ और कहता है, और तभी से ये विवाद चल रहा है। जहां तक आपका पहला प्रश्न था कौन कौन से देश सपोर्ट करेंगे, देखिए ये डेफिनेटली जहां तक थाईलैंड की बात है, थाईलैंड चीन के साथ नजदीक है, थाईलैंड अमेरिका के साथ भी नजदीक है, कंबोडिया। सॉरी साहब, मैं इसमें कुछ सुधार करना चाहता हूं। कंबोडिया के साथ पूरी तरीके से चीन जुटा हुआ है। कंबोडिया में चीन का भारी निवेश है। कंबोडिया पूरी तरीके से चीनी हथियारों पर निर्भर है। जबकि थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड में 100% हथियार अमेरिका और यूरोप से मंगाए गए हैं और अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। यह भी बताया जा रहा है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है और चाइना अपने निवेश को बचाने के लिए कंबोडिया की तरफ उतरता है तो अमेरिका भी उतरेगा। आसियान देशों की बात की जाए जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, लाओस है, म्यांमार है, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहे जाते हैं, ये सभी तटस्थ रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब अमेरिका और चीन उतरेंगे तो भारत के लिए कितनी बड़ी दिक्कत होगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, भूपेंद्र कुमार, आपसे इसका जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, ये जो साउथ एशिया में जो एक नया समीकरण बना है इस समय, जो युद्ध की स्थिति बन रही है, वो एक चिंतनीय है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उपनिवेश था फ्रांस का, उसके बाद जो स्वतंत्रता हुई और जो 817 किलोमीटर उनकी जो सीमाएं हैं, और जो मंदिर पीती विहार जो मंदिर है और उस मंदिर की जो जमीन है, उसके बाद में विवाद है। और उस विवाद के रूप में जो अगर हम कहें तो मई से ये विवाद हुआ, क्योंकि कंबोडिया का एक सैनिक मारा गया और सैनिक मारे जाने के कारण फिर सेनाओं का डिप्लॉयमेंट हुआ और फिर राजदूतों की वापसी हुई। और राजदूत की वापसी के बाद जो हमने आज सुबह का जो विकल्प देखा हुआ F-16 के साथ जो उन्होंने हमला किया विमानों के साथ, और जो जिसके कारण बहुत से 12 लोग करीब हताहत हुए और ये स्थिति बनी है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि दोनों देश ही हिंदू परंपरा के देश हैं और उनका एक बौद्ध धर्म, जब हम भूपेंद्र कुमार जी यही आपसे सीधे शब्दों में समझना चाह रहे हैं, जब बौद्ध बहुल देश दोनों हैं, दोनों एक ही बात थेरवाद को मानते हैं, जो जिसकी थाईलैंड की बात की जाए तो आपको बता दें कि थेर बहुत बहुल समाज संबाई यानी आराम से रहने की बात करता है की भावना उनके समाज में देखी जाती है। चेन की बात करते हैं वह, यानी नकारात्मकता से बचने की अवधारणा उनके समाज का प्रमुख हिस्सा है। उसके बावजूद दोनों देशों के बीच कैसे नकारात्मकता आ रही है, निगेटिविटी कहाँ क्रिएट हो रही है? क्या ये अमेरिका और चीन की देन है? देखिए, निश्चित रूप से वो थाईलैंड एक बड़ा देश है उस कंबोडिया की अपेक्षित, लेकिन सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं और जो उनकी जो वैश्विक और पर्यटन का जो क्षेत्र है, और वो चीन के भी करीब है और यहाँ पे अमेरिका के भी करीब है, तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि ये हमेशा विवाद रहा। 2012 या 62 में जो न्यायालय का प्रकरण आया 1962 में, उसके बाद से उनके जिस तरह से जमीन के प्रति उनका जो रहा एरिया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो शक्ति है कि एक दूसरे के बीच में टकराव और जो महाशक्तियां होती हैं वो इस को प्रेशर देती हैं। लेकिन अब ये सोडी साहब आपसे भी जानना चाहेंगे इसी सवाल का जवाब कि थाईलैंड इस समय अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में जाना जाता है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां वहां सक्रिय हैं, और कंबोडिया एक तरीके से कहा जाए तो बंद देश है। क्या अमेरिका की कोशिश है कि इस पूरे रीजन को अशांत करना, डिस्टर्ब करना, ताकि
चाइना की बढ़त कंबोडिया में रोकी जा सके? सोढ़ी साहब। डॉक्टर प्रसून जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका कभी अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आएगा। दुनिया के किसी कोने में अगर उसे मौका मिलेगा अशांति करने का, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां अमेरिका, उसमें से 6 अमेरिका में स्थित है। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो वॉर इकोनॉमी है, यानी जितने हथियार ज्यादा बिकेंगे उतनी अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी। जबकि चीन की जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी है। तो अमेरिका को तो दुनिया के किसी भी कोने में लड़ाई करने में तो बहुत अच्छा आता है, बल्कि जब से अमेरिका आजाद हुआ 1776 में, तब से लेके आज तक अमेरिका ने 204 युद्धों में सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली हिस्सा लिया है। तो इसमें तो कोई रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो इस विवाद को उसमें जैसे आग में घी डालने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ये विवाद है, इसमें फिलहाल अमेरिका का कोई रोल नहीं है, ना ही चीन का रोल है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में जमीनी टुकड़े पे ये विवाद है। तो अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो डेफिनेटली दोनों महाशक्तियां अपने इसमें कूदना चाहेंगी और अपना फायदा इसमें देखेंगी। सोढ़ी साहब, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि आखिर थाईलैंड के मुकाबले कंबोडिया इतना कमजोर क्यों हुआ। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। कंबोडिया का भी कभी स्वर्ण युग कहा जाता था, जो खमेर साम्राज्य में 9वीं से 15वीं शताब्दी तक चला, जिस पे हिंदू धर्म संस्कृति और बौद्ध धर्म संस्कृति का गहरा प्रभाव दिखता है। 19वीं सदी के अंत में फ्रांस के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण ने थाईलैंड को कंबोडिया से अलग कर दिया। हालांकि 19 दिसंबर 1950 को दोनों आधुनिक राज्यों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए और 1955 में फ्रांस से कंबोडिया को आज़ादी मिली। लेकिन कंबोडिया का दुर्भाग्य उस समय शुरू होता है जब 17 अप्रैल 1975 को खुमेर रूस शासन के पोल पॉट के नेतृत्व में एक साम्यवादी पार्टी कंबोडिया पर कब्जा जमा लेती है। 17 अप्रैल 1975 इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन 0 ईयर की अवधारणा लागू की गई, यानी इसके बाद से नए शासन का उदय होता है, नए प्रजा का उदय होता है, नई शासन व्यवस्था का उदय होता है। उन्होंने कह दिया कि समाज में जितने भी बुद्धिजीवी हैं वह असल में गरीबों का शोषण करते हैं। वहाँ के शहरी लोगों को बाहरी माना गया कंबोडिया के, और कंबोडिया के ग्रामीण लोगों को ही लोकल माना गया, और शहरी लोगों को मजबूर किया गया कि वह खेती जैसे कामों में अपने आप को लगाएं, और शहरों को खाली करवाया गया। इस प्रक्रिया में कम से कम 25 से 30 लाख लोग मारे गए, जो उस समय की 1 करोड़ जनसंख्या के मुताबिक 25% था। और ऐसे लोग इसलिए भी मारे गए कि खेती करते करते उनको पता ही नहीं चलता था कि कब वह बीमार हुए, बीमारी का कोई इलाज नहीं होता था, हालात उनके नियंत्रण से चले गए और वह बेबसी की हालत में थे। इस पूरे कार्यकाल का अंत 1979 यानी 79 में होता है, जब वियतनाम ने कंबोडिया पर हमला किया और खुमेर रूस की पोलपाट वाले शासन को अपदस्थ कर दिया, जिसके बाद से भारत ने कंबोडिया के पुनर्निर्माण में बड़ा सहयोग किया। लेकिन असल में वहाँ के लोगों को खाना पीना, विकास के साधन मुहैया करवाना था, इसीलिए वहाँ का शासन पूरी तरीके से अपने आप को सैनिक शक्ति में नहीं बदल पाया। ये बड़ा कारण था। सोढ़ी साहब, कोई देश अगर सैनिक शक्ति नहीं बन पाता है अपने पड़ोसी राज्यों के मुकाबले, तो उसका खामियाजा क्या उठाएगा, आपसे जानना चाहूंगा। डॉक्टर प्रसून जी, 4071 बीसी में थुसाइडिस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीस के विचारधारक थे, उन्होंने कहा था जिसके पास शक्ति होती है वो शक्ति का इस्तेमाल करता है, जो कमजोर होता है वो सिर्फ देखता रहता है। ये बात आज भी शताब्दियों बाद भी बिल्कुल सही और सटीक है। जिसके पास शक्ति है उसका बोलबाला है। थाईलैंड के पास आज एक बड़ी सैनिक शक्ति है बनस्पत कंबोडिया के, और आपने जैसे सही कहा कि किसी देश में अगर अंदरूनी तनाव हो, अगर कोई फोरसाइट ना हो, प्लानिंग ना हो, तो कंबोडिया जैसा हाल होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है हर देश को आज के जमाने में स्पेशली अपनी सैनिक शक्ति में बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जो कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध तो हो नहीं रहा तो सेना किस लिए चाहिए, ये तो टाइम वेस्ट है, ये रक्षा बजट वेस्टेज है, उन्हें याद रखना चाहिए जब युद्ध आता है तब यही सैनिक
देश को बचाते हैं। मुझे तो लगता ये है जो थाईलैंड और कंबोडिया के युद्ध का सबसे बड़ा लेसन या सबक यही है जो आप बोल रहे हैं। जी सोढ़ी साहब। बिल्कुल डॉक्टर प्रसून जी, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हर देश को अपनी सेना पे ध्यान देना चाहिए, खास करके उन देशों को जिन पे युद्ध की संभावना है। अब जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड को कोई युद्ध की संभावना नहीं है, उसकी सेना बहुत छोटी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो देश है, चाहे जापान है, चाहे भारत है, चाहे वियतनाम है, चाहे ताइवान है, चाहे फिलीपींस है, जिन्हें युद्ध की संभावना है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है इन देशों को खास करके अपनी सेना पे, अपनी सैनिक शक्ति पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ भूपेंद्र कुमार जी हैं। कंबोडिया में अनिवार्य सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है हर नागरिक के लिए। ये कितनी बड़ी खबर है और इसके क्या मायने निकाले जाए भूपेंद्र कुमार जी? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके एक ये मायने हैं कि जो राजनीतिक रूप से जो आज की वर्तमान स्थिति है और उस हिसाब से जैसे जिस प्रकार से इजराइल में एक हर एक को एक सैनिक अभ्यास की आवश्यकता है और उसको उन्होंने किया है, क्योंकि वो हमेशा लगातार युद्ध लड़ता है। इसी तरह से वो सैन्य शक्ति में कमजोर है थाईलैंड की अपेक्षा, इसलिए वो कहता है कि हर नागरिक को उसकी तरह उसको तैयार होना चाहिए। लेकिन बिना हथियारों के, बिना किसी रक्षा संसाधनों के, सोढ़ी साहब, या तैयारी या इस तरह की चीजें क्या एक तरीके के नरसंहार के लिए नहीं तैयारी हो रही है? बिल्कुल। देखिए डॉक्टर प्रसून जी, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हर देश का अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हो, जो कि पब्लिक डोमेन में हो, जो कि सार्वजनिक हो, ताकि उस देश के हर नागरिक को पता हो कि हमारे देश के ऊपर खतरे क्या क्या है, चाहे बाहर के खतरे, चाहे अंदरूनी खतरे। और जब तक ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हर देश की सार्वजनिक नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा, और जब ऐसा एक मौका आएगा जैसे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में आ चुका है, कंबोडिया बिल्कुल एक कमजोर विकेट पे खड़ा है। कमजोर विकेट पे खड़ा है और उसका खामियाजा केवल एक देश नहीं, केवल एक शासन नहीं, पूरी सभ्यता और संस्कृति को उठाना पड़ सकता है। भारत के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है, पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इस स्थिति को कंट्रोल किया जाना चाहिए, नहीं तो सभ्य संस्कृति व सभ्यता कहीं विनाश का शिकार न हो जाए। आप दोनों चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए अपन न्यूज के साथ।